अपोजिंग टेंडेंसीज थी वो थी, एक था अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। तो ये अट्रैक्शन आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कई तरीके का हो सकता था। इट कैन बी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता था, कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ फोर्स ऑफ, तो बहुत तरीके का अट्रैक्शन हो सकता था। और दूसरा था रिपल्सिव टेंडेंसीज। जो रिपल्सिव टेंडेंसी थी वो आती थी बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन। बिकॉज अगर आप टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स रैंडमली इधर उधर घूमते रहेंगे, और उसकी वजह से एक रिपल्सिव टेंडेंसी आती थी। तो दो तरीके की टेंडेंसीज थी, एक अट्रैक्टिव टेंडेंसी और एक रिपल्सिव टेंडेंसी। अट्रैक्टिव टेंडेंसी अट्रैक्शन टेंडेंसी भी कह सकते हैं, अट्रैक्टिव कह दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव टेंडेंसी एंड रिपल्सिव टेंडेंसी। तो उसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन देखा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ क्योंकि हम सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये आपको देखने को मिलता है दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है पार्टिकल्स के बीच में, और इसकी वजह से पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कम हो जाता है, और उसकी वजह से रैंडम मोशन कम हो जाता है। यानी कि सॉलिड स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे अट्रैक्टिव टेंडेंसी डोमिनेट करने लगती है, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करने लगती है रिपल्सिव टेंडेंसी से। और इसकी वजह से डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीज, रैंडम मोशन बिकम्स लेस, या मिनिमम रैंडम मोशन देखने को मिलेगा। मिनिमम रैंडम मोशन एंड मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड स्टेट में आपको देखने को मिल जाता है। और पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कम होने की वजह से ये पार्टिकल्स अब घूम नहीं सकते, ये बस क्या कर सकते हैं, ये बस वाइब्रेट हो सकते हैं। वाइब्रेट होने का मतलब समझते हैं, एक पार्टिकल अपने एक सेंटर पॉइंट के अबाउट ऑक्सीलेट होगा, तो ये पार्टिकल्स ऑक्सीलेट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, बट ये रैंडमली इधर उधर घूम नहीं सकते। सो पार्टिकल्स फिक्स हो जाते हैं अगर एक पॉइंट पे, तो इस वजह से मोशन नहीं हो सकता, और मोशन नहीं हो सकता तो हम कहते हैं दैट द सॉलिड बिकम्स रिजिड। जब ये रिजिड हो जाता है तो इसका शेप चेंज नहीं हो सकता। जैसे ये मार्कर है, ये रिजिड है, रिजिड है इसका मतलब ये पार्टिकल्स इसकी घुमा नहीं सकता, मैं इधर उधर मूव नहीं करा सकता, तो रिजिड हो जाते हैं ये। और इस वजह से रिजिड के साथ साथ इनका हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी इनका हो जाता है फिक्स बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव टेंडेंसी। पार्टिकल्स का पोजीशन फिक्स हो जाता है, पार्टिकल्स के पोजीशन फिक्स हो जाते हैं तो रैंडम मोशन खत्म हो जाता है, रैंडम मोशन खत्म हो जाता है तो पार्टिकल्स रिजिड हो जाते हैं, वॉल्यूम इनके फिक्स हो जाती है, और शेप, रिजिड होने का मतलब फिक्स्ड शेप होता है, शेप चेंज नहीं होगा, शेप या साइज जो है वो चेंज नहीं होगा, तो उसको रिजिड कहते हैं। सो सॉलिड रिजिड हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सारे सवालों का जवाब यहाँ है, अट्रैक्टिव टेंडेंसी अगर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर जाए रिपल्सिव टेंडेंसी से, तो सॉलिड स्टेट डेवलप हो जाता है, और उसकी प्रॉपर्टीज सॉलिड जैसी हो जाती हैं, फिक्स शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, रिजिड हो जाएगा। कंप्रेस नहीं कर सकते इसको आप, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी नहीं होगी, इसको आप एक्सपैंड नहीं कर सकते जैसे आप गैस को कर सकते थे। सो ये हुआ हमारा सॉलिड। इसको हम स्टडी करना चाहते हैं, सॉलिड स्टेट को किस तरीके से स्टडी किया जाए। तो आगे लिखें, नोट कर लीजिए, यहाँ तक हो गया नोट। देन हम अगर क्लासिफाई करना चाहते हैं, लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे अगर आप क्लासिफाई करेंगे तो पहला क्लासिफिकेशन होगा, या इसको मैं इस तरीके से बताऊं कि सॉलिड जो होंगे उनको आप 4 तरीके के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो। सो पहला क्लासिफिकेशन आप अगर लिखें तो एक होगा आयोनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड ऐसे सॉलिड होंगे जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो होगा कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप समझते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इसको कोलम्बिक लिखते हैं, लिख लीजिए कोलम्बिक फोर्स। जैसे कि अगर NaCl के क्रिस्टल को आप देखोगे तो Na प्लस एंड Cl माइनस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसको आप कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। सो जनरली अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें आयनिक का तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है आयनिक सॉलिड का। इनमें सारी एनर्जीज हाई होती हैं। जैसे इनको मेल्ट करना होगा तो उसको बोलेंगे आप हीट ऑफ फ्यूजन, सब्लिमेशन, ये सारी एनर्जीज ज़्यादा होंगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें तो हमारे पास है NaCl। जितने भी आयनिक सॉलिड्स हैं उनमें एक कैटायन और एक एनायन होना ज़रूरी है। जैसे हम देखें एक MgO, KCl, CaCO3 एंड सो ऑन। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है यहाँ पे? व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनके बीच आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख रहे हैं? तो कैटायन है और एनायन है। सो वी कैन से दैट आयंस आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। प्रॉपर्टीज कैसी होंगी इसकी? क्या ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे? क्या ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे? सो सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड स्टेट में दे आर इंसुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट, इंसुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट। लेकिन अगर इसको आप मेल्ट कर दें या फिर वाटर में डिजॉल्व कर दें सो दे बिकम कंडक्टर। लिख लीजिएगा इसके आगे, कंडक्टर इन molten and aqueous state, conductor in molten and aqueous state. So second type of solid on the basis of force of attraction is metallic solid. अब metallic solid में अगर आप देखेंगे, metallic solid में अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा that there is a metallic bond। तो यहाँ जो force of attraction है वो है metallic bond। और इस मेटालिक बॉन्ड को आप कहाँ कहाँ देखेंगे? तो ये आपको देखने को मिलेगा मेटल्स के बीच में। जैसे अगर आपके पास एक सोडियम का क्रिस्टल है, सोडियम सॉलिड, तो इस क्रिस्टल में सोडियम सोडियम के बीच में मेटालिक बॉन्ड होगा। इसी तरीके से अगर आपके पास सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, इन सब में आपको मेटालिक बॉन्ड देखने को मिलेगा। सो दीज आर मेटालिक सॉलिड्स। अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, सो जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन कुछ जैसे सोडियम मेटल है इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। सो जनरली लिख लीजिएगा, जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट देर आर सम एक्सेप्शंस। ओके, कंडक्टिविटी की बात करें तो दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन जनरल। एंड अट्रैक्टिव फोर्स किसके किसके बीच है? द अट्रैक्टिव force between ion and electrons। अट्रैक्टिव फोर्स होगा बिटवीन आयन एंड इलेक्ट्रॉन। अगर आप याद करें मेटालिक बॉन्ड को,
तो आपने मेटालिक बॉन्ड में ये देखा था कि आपके पास अगर एक क्रिस्टल है तो इसके अंदर में सोडियम प्लस का अगर मैं देखूं एग्जांपल, तो सोडियम प्लस के आयन्स हैं, बीच में इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में है। राइट, आयन्स यानी कि कैटायन जो है यहाँ पे जैसे Na प्लस है और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का सी है, ऐसा कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन का समुद्र है जिसके बीच में Na प्लस या हमारा कैटायन जो है वो उस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्टेड है। दो कैटायन के बीच में डायरेक्ट अट्रैक्शन नहीं है, तो दो कैटायन जो है वो बीच में एक इलेक्ट्रॉन से दोनों के दोनों अट्रैक्ट हैं। तो ये होता है हमारा क्रिस्टल अरेंजमेंट इन मेटालिक सॉलिड। सीधे सीधे आपको याद रखना है, कोई भी मेटल है अगर तो उसके बीच में मेटालिक बॉन्ड होगा और उस सॉलिड को आप कहेंगे मेटालिक सॉलिड। ओके, देन थर्ड तरीके का सॉलिड होगा नेटवर्क, और इसे ही कोवेलेंट सॉलिड भी कहते हैं, नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड। अभी नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड ऐसे सॉलिड होंगे जिनमें हर एटम के बीच में आपको कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कंस्टिट्यूएंट एटम्स, यानी सारे एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड। स्ट्रक्चर के लिए एक एग्जांपल के लिए आप याद करो, डायमंड जो होता है इट इज अ नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड। तो डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता था, कार्बन चार दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर वो कार्बन चार दूसरे कार्बन से, तो हर एटम के बीच में देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर इस तरीके का सॉलिड होगा तो इसको कहते हैं नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड। देयर इज अ नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, दैट इज नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड। सो नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो एटम है हमारे पास में, एंड जनरली आप अगर नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड में देखेंगे सो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इन जनरल आपको ऐसा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो SiO2, SiO2 याद है, सिलिका, सिलिका में सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में कंटिन्यूअसली कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दिस इज अ नेटवर्क कोवेलेंट बॉन्ड। और सिलिकॉन कार्बाइड इट इज ऑल्सो अ नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड। डायमंड आपने जान ही लिया, इसके अलावा ग्रेफाइट भी एक एग्जाम्पल होगा नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड का। देन फोर्थ तरीके का सॉलिड है, इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर और वैंडर वॉल सॉलिड। सी कंडक्टिविटी लिख लो, कंडक्टिविटी लिख लीजिएगा नेटवर्क एंड कोवेलेंट सॉलिड का, दे आर बैड कंडक्टर, और सीधा सीधा लिख लीजिए इंसुलेटर। सब इंसुलेटर होते हैं, एक्सेप्शंस बताओ, इसका एक्सेप्शन कौन है, नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड जो कंडक्टर होगा। कौन सा ऐसा नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड है जो कंडक्टर होगा? ज्यादातर तो सारे के सारे इंसुलेटर होते हैं, बट ग्रेफाइट इसका एक एग्जाम्पल है। यहां लिखते चलना आप, एक्सेप्शन ग्रेफाइट which is a network covalent solid but it is also a good conductor of electricity। बाकी in general आप देखेंगे कि network covalent solid are bad conductor of electricity, or we can say that they are insulators। then molecular and van der Waals solid, तो ये ऐसे solid हैं, मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद फिर मैं आगे बात करूंगा। जैसे कि मेरे पास हीलियम सॉलिड है, हीलियम वैसे रूम टेम्परेचर पे तो गैस होता है, लेट से मेरे पास हीलियम सॉलिड है, मैंने इसको कूल करके हाई प्रेशर लगा के इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, तो दो हीलियम एटम्स के बीच में कैसा फोर्स होगा? ऑब्वियसली देयर विल बी अ डिस्पर्शन फोर्स, राइट, लंडन फोर्स भी कहते थे बिकॉज दे आर नॉन पोलर, तो ये एक हुआ। ऐसे सॉलिड को आप कहोगे
दैट दे आर मॉलिकुलर सॉलिड, यानी कि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, HCl, तो एक HCl मॉलिक्यूल और दूसरे HCl मॉलिक्यूल में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव डेवलप होता था और क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव, तो दूसरे हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव और क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इसको कहते थे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। याद आ रहा है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो जहां डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, तो उसको भी आप मॉलिकुलर सॉलिड की कैटेगरी में डाल दोगे। तीसरा एग्जाम्पल, H2O सॉलिड, आइस। तो आइस के अंदर में क्या देखने को मिलेगा आपको, एक H2O इस तरीके के ऐसे कई H2O मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा थ्रू अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर इन आइस, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर इन आइस बिटवीन टू H2O molecules, what type of force of attraction is there between two H2O molecules in ice, बताओ। सो यहाँ पे हमने देखा था that there is, बताओ क्या होता है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। केज लाइक स्ट्रक्चर याद है, आइस के अंदर में केज लाइक स्ट्रक्चर बनाया था हमने। सो इट वाज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, करेक्ट, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता था यहाँ पे बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। भूल मत जाना, ये स्टेटमेंट बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो, कोई भी वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो अगर, तो ऐसी सॉलिड्स को कहते हैं मॉलिक्यूलर और वेंडरवॉल सॉलिड। सो वर्ड्स में लिखेंगे, आइदर देयर इज डिस्पर्शन फोर्स और देयर इज एनी टाइप ऑफ वेंडरवॉल। वैसे डिस्पर्शन फोर्स, वेंडरवॉल फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आपको कॉमनली देखने को मिलता है तो ऐसे सॉलिड को कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या आप बता सकते हैं इनको देख के, इन एग्जांपल्स को देख के, किस तरीके का कंडक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा, कंडक्शन कैसा देखने को मिलेगा आपको, मतलब वेदर इट विल बी अ कंडक्टर और इंसुलेटर, किस कैटेगरी में आना चाहिए, मॉलिक्यूलर और वेंडरवॉल सॉलिड किस कैटेगरी में आना चाहिए। सो दीज आर जनरली insulators, they are bad conductor of electricity, they are generally insulators। आप देखेंगे जैसे हीलियम हुआ, HCl हुआ, दे आर जनरली सॉफ्ट, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले जो केस हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, मतलब हार्ड सॉलिड हो सकते हैं। जनरली दे हैव लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। सो एग्जाम्पल लिख लें यहाँ पे हम, एग्जाम्पल इधर लिख देता हूँ मैं मॉलिकुलर सॉलिड के, जैसे कि हमारे पास हो जाएगा C6H6, C6H6 solid, that is benzene, then CCl4, H2 solid अगर हमारे पास है, या P4 solid, S8 solid। तो S8 का एक आपके पास यूनिट है, एक दूसरा S8 का यूनिट है, इन दो S8 के बीच में कैसा होगा, देयर विल बी वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ऐसी सॉलिड को आप कंसिडर करेंगे मॉलिक्यूलर और वेंडरवॉल सॉलिड में। इसके अलावा अगर हम वेंडरवॉल फोर्स वाले देखें तो हमें देखने को क्या क्या मिल सकता है, या डिस्पर्शन फोर्स, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन वाले देखें अगर हम लोग, तो HCl एक देखने को मिल सकता है आपको, SO2 देखने को मिल सकता है, SF4, और इस तरीके के जाने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। देन आइस वाला एक एग्जाम्पल था हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, H2O सॉलिड या H3BO3 सॉलिड, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कैटेगरी का आएगा। सो चार तरीके के सॉलिड होंगे बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक, जहाँ पे आयनिक बॉन्ड होगा कैटायन एनायन के बीच में, मेटालिक जहाँ पे मेटल्स के बीच में मेटालिक बॉन्ड होगा, नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड जहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड कंटिन्यूअसली चलता चला जाए, नेटवर्क बन जाए, और चौथा होगा मॉलिकुलर और वेंडरवॉल सॉलिड। मॉलिकुलर और वेंडरवॉल सॉलिड ऐसे होंगे जहाँ मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि हो सकता है डिस्पर्शन फोर्स, वेंडरवॉल फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेंडरवॉल में सबसे कॉमनली आपको जो देखने को मिल रहा है वो है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन एंड डिस्पर्शन फोर्स। तो आप कह सकते हो नोबल गैसेस अगर आप सॉलिड में कन्वर्ट करते हो तो उनके बीच में हमेशा ही डिस्पर्शन फोर्स होगा, इट विल बी अ मॉलिकुलर सॉलिड।
क्या हमने नोट कर लिया यहाँ तक? हाँ पूछो, सवाल पूछो। किसे कुछ पूछना है तो बोलो। अच्छा, अगर आपसे पूछें कि मॉलिकुलर सॉलिड्स जो होते हैं उनमें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए? इट शुड बी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इट शुड बी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्या होना चाहिए इसमें मॉलिकुलर और वेंडर वॉल सॉलिड में? बताओ जरा क्या आना चाहिए आपके हिसाब से। क्यों आना चाहिए हाई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है मॉलिकुलर और वेंडर वॉल सॉलिड में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है ये बताओ। डिस्पर्शन फोर्स कैसा होता है? स्ट्रांग फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है? वेंडर वॉल फोर्स स्ट्रांग है, वीक है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपेयर टू अ कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग है कि वीक है? बोलो। सो मॉलिकुलर सॉलिड में जितने भी आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख रहे हैं, दे आर ऑल वीक फोर्सेज। दे आर वीक फोर्सेज, वेरी वीक फोर्सेज। हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा फिर भी इन तीनों में स्ट्रांग है, बट कंपेरेटिवली दे आर वेरी वीक फोर्सेज। अब वीक फोर्सेज अगर हैं तो उनको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि कम एनर्जी? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वीक फोर्सेज है तो कम एनर्जी में ब्रेक हो जाएंगे बिल्कुल आसानी से, जैसे ही टूट जाएगा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो होल्ड करके रख रहा था सॉलिड में। आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को टेम्परेचर देके तोड़ दिया अगर, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी वजह से आप ये देखते हैं कि वेंडरवॉल सॉलिड्स जो होते हैं उनका जनरली अगर आपको पूछ ले कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, बिकॉज ऑफ द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक बॉन्ड कैसा होता है? इट इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, इसीलिए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटालिक बॉन्ड कैसा होता है? जनरली इट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेरेटिवली, सो इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेटवर्क में देखो, कोवेलेंट बॉन्ड है कंटिन्यूअसली, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, जानते थे आप ये नेटवर्क सॉलिड में। अब मॉलिकुलर सॉलिड में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। आप देखोगे दे आर सॉफ्ट। भाई आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड, मेटालिक सॉलिड्स आर जनरली हार्ड। सोडियम मेटल और अल्कली मेटल्स को छोड़ दें अगर हम, तो आप देखो आयरन का अगर आपके पास एक मेटल है, इट इज हार्ड जनरली। नेटवर्क सॉलिड, दे आर ऑल्सो जनरली हार्ड। बट मॉलिकुलर सॉलिड्स जो होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। वाटर को, आइस को छोड़ देना, आइस तो हार्ड होता है, आइस की बात नहीं कर रहा मैं, उसके अलावा बाकी जितने हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। क्यों सॉफ्ट हैं? बिकॉज वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने से क्या होगा? पार्टिकल्स के बीच में दूरी बढ़ जाएगी। दूरी बढ़ जाएगी, इनको तोड़ना आसान होगा। तोड़ना आसान होगा तो मेल्ट जल्दी हो जाएंगे, बॉयल जल्दी हो जाएंगे और सॉफ्ट होंगे, टूट जाएगा जल्दी ये। लेकिन वाटर में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये कंपेरेटिवली थोड़ा हार्ड होता है। राइट? इमेजिन कर पा रहे हैं ये हम लोग कि क्यों हार्ड है कोई सब्सटेंस, क्यों सॉफ्ट है कोई सब्सटेंस? इन सबको एक्सप्लेन करना होगा हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, कि स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हार्ड होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो सॉफ्ट होगा थोड़ा, लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट है। तो बताओ जरा, लिख लो यहाँ पे मॉलिकुलर सॉलिड में क्या होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में। लिखो, मॉलिकुलर और वैन डेर वाल्स सॉलिड में, जगह मेरे पास नहीं है यहाँ, आप लिखो हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मॉलिकुलर एंड वैन डेर वाल्स सॉलिड में। हाँ, नहीं, C60 का एक यूनिट है ना? C60 का एक यूनिट है, और इस एक C60 के यूनिट और दूसरे C60 के यूनिट में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बताओ? एक C60 का यूनिट होगा एक स्फीयर, फुटबॉल जैसा, और एक दूसरा C60 होगा जिसमें एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होगा। इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? कार्बन नॉन पोलर होता है, तो नॉन पोलर अट्रैक्शन मतलब डिस्पर्शन फोर्स तरीके का होगा। तो कौन सी कैटेगरी में कंसिडर होगा? सोचो सोचो जल्दी बताओ, किस कैटेगरी में आएगा? नेटवर्क सॉलिड कब होता है? जब एक कंटिन्यूअस नेटवर्क हो, चलता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है।
मतलब बॉन्ड पे बॉन्ड पे बॉन्ड पे बॉन्ड पे बॉन्ड, राइट। लेकिन C60 का एक यूनिट है, दूसरे C60 यूनिट से इनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, डिस्पर्शन वाला वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये मॉलिकुलर सॉलिड में कंसिडर किया जाना चाहिए। ओके लेकिन याद रखो, जब आप नैनो ट्यूब्स की बात कर रहे हो, कार्बन 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 का ट्यूब अगर है नैनो ट्यूब, तो वो केस अलग है। लेकिन अगर आप C60 की बात कर रहे हो, फुलिरीन, दैट इज नोन एज फुलिरीन की बात कर रहे हो, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज मॉलिकुलर सॉलिड। समझ में आया क्यों? जब भी एक यूनिट और दूसरा यूनिट अलग अलग हो गए और उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको देखना पड़ रहा है और वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो दैट विल बी कंसिडर्ड एज मॉलिकुलर। जैसे देखो ना, S8 का स्ट्रक्चर कैसा था, नोट कर लिया इसको? नोट कर लिया यहां तक? जल्दी बताओ, नोट कर लिया कि नहीं? ओफो, कितने स्लो हो तुम लोग, लिख नहीं पा रहे हो कि हुआ कि नहीं हुआ है। तो देखो ना, S8 का स्ट्रक्चर देखो। S8 में हम देखते हैं दैट सल्फर, दिस इज नोन एज क्राउन शेप। अब ये तो एक एसेट मॉलिक्यूल हुआ, पर दूसरा ऐसे ही जो एसेट मॉलिक्यूल है, इनके बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक यूनिट और दूसरे यूनिट में, वो है ऑफ द वैन वाल टाइप। सो दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स इट इज अ वैन वाल सॉलिड। हाँ, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड था, बहुत सही था कोवेलेंट बॉन्ड, बट दो यूनिट्स के जो C60 आपने लिया है फुलिरीन, इसमें क्या होगा? एक C60 का यूनिट, दूसरा C60 का यूनिट, इनके बीच में अगेन देयर इज अ वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट मीन्स इट इज अ वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहाँ पे जो एंटिटी है या जो पार्टिकल्स हैं जिनके बीच में आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख रहे हो वैंडरवॉल फोर्स में, वो है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख रहे हैं। जैसे आप H2O और H2O के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख रहे हैं, तो H2O मेरा पार्टिकल है जिसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स है। किसकी बात कर रहे हो आप? हम बात कर रहे हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल देखो, अगर मैं SO2 की बात कर रहा हूँ, कौन सा SO2? सॉलिड। तो एक SO2 और दूसरा SO2, इसमें आप जानते थे दैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे आएगा डेल्टा नेगेटिव, सल्फर पे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। सो देयर इज अ अट्रैक्शन फोर्स, बट दिस अट्रैक्शन फोर्स इज ऑफ विच टाइप? दिस इज डाइपोल डाइपोल dipole attraction, dipole force of attraction. So it will be considered as वैन डर वाल सॉलिड। H2O के बीच में आपने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिला आपको, दिस इज ऑल्सो अ वैन डर वाल सॉलिड। दिखाई दे रहा है? लेकिन अगर इसी की जगह मैं SiO2 सॉलिड देखता, तो उसमें क्या हो रहा है? सिलिकॉन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फिर सिलिकॉन, और ऑक्सीजन और सिलिकॉन, और ये इधर सिलिकॉन सिलिकॉन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन सिलिकॉन, इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। सो ये देखो एक नेटवर्क बनता चला जा रहा है कोवेलेंट सॉलिड का। सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड। सो दिस इज अ नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड। इसी तरीके से गोल्ड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड। अगर आपके पास कार्बन का एक नैनो ट्यूब है, मतलब कार्बन 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 जुड़ता चला जा रहा है, राइट, तो उस केस में आप देखिए ये एक पूरा का पूरा नेटवर्क बनेगा। अगर नैनो ट्यूब है, कार्बन नैनो ट्यूब, सो देन आपके पास कंटिन्यूसली कोवेलेंट बॉन्ड है, उसको आप क्या कंसिडर करोगे? इट विल बी कंसिडर्ड एज नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड। सब जुड़े हुए होने चाहिए एक दूसरे से, तभी उसको नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड कहा जा सकता है। सिलिकॉन कार्बाइड है, तो सिलिकॉन कार्बन सिलिकॉन, इस तरीके से नेटवर्क चलता चला जाएगा, दिस इज ऑल्सो अ नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड। पॉइंट क्लियर है मेरा?
नोट कर लिया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और लगाएंगे हेडिंग, टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से किया गया है, तो दो तरीके से इसको, दो पार्ट में इसको क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट पार्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड इज अमॉर्फस सॉलिड्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनको ट्रू सॉलिड भी कहते हैं, जबकि अमॉर्फस को कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड एक तरीके से आप ऐसे समझें कि बहुत ही कूल कर देते हो जब आप लिक्विड को, तो वो एक सॉलिड की तरह दिखने लगता है, लेकिन वो बहुत ही स्लोली फ्लो कर रहा होता है, जैसे लिक्विड फ्लो कर रहे होते हैं। और ट्रू सॉलिड जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दैट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रू सॉलिड। तो इनको हम क्लासिफाई करेंगे। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, होता यह है कि क्रिस्टलाइन के अंदर में अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो होता है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में होता है और एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। क्या होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, बता देता हूं मैं। तो लिखो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट इज आयंस हो सकते हैं यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और एटम्स हो सकते हैं, विल बी अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर फैशन हैविंग लॉन्ग रेंज ऑर्डर, हैविंग लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो हमने जो 5 क्लासिफिकेशन अभी पढ़े, उस 5 नहीं सॉरी 4 क्लासिफिकेशन जो पढ़ा हमने, आयनिक सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड, देन कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड एंड वेंडर वॉल सॉलिड। तो ये जो 4 क्लासिफिकेशन थे, ये चारों हमारे ट्रू सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन थे। ट्रू सॉलिड यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप 5 पार्ट, 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं, अगर सिल्वर है जो कि एग्जाम्पल है मेटालिक सॉलिड का, आयरन मेटालिक सॉलिड, कॉपर मेटालिक सॉलिड, NaCl आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल है। आप अगर ले लें डायमंड, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, और H2O सॉलिड, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो दिस इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड और ट्रू सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड के अंदर में पार्टिकल्स आर रैंडमली अरेंज्ड, पार्टिकल्स आर रैंडमली अरेंज्ड और कैन हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, कैन हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। एग्जाम्पल इसका होगा ग्लास, एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है अमॉर्फस सॉलिड का। प्लास्टिक्स, देन अमॉर्फस सिलिका, अमॉर्फस सिलिका इज ऑल्सो, SiO2 नहीं कह रहा हूं मैं, अमॉर्फस सिलिका की बात कर रहा हूँ, क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन SiO2 की बात नहीं हो रही यहाँ पे। सो बेसिकली होता यह है कि अगर पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज्ड हो जिसमें एक जैसा ही अरेंजमेंट देखने को मिले, जैसे दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस d है, दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस d है, तो d d d d इस तरीके से चलता चला जाएगा, राइट। तो जो डिस्टेंस d है वो सेम रहता है पार्टिकल्स के बीच में। सो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है इसको कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लेकिन अगर आपने इस तरीके से अरेंज किया कि कहीं डिस्टेंस d है, अगले पे डिस्टेंस d डैश हो गया, अगले पे d डबल डैश हो गया, यानी कि एक लॉन्ग रेंज तक सेम प्रॉपर्टीज, सेम डिस्टेंस नहीं रहता पार्टिकल्स के बीच में, तो इसको कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो अमॉर्फस सॉलिड में ये देखने को मिलता है आपको कि पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो कंटिन्यूअसली फिक्स्ड नहीं होता, देन इट इज कंसिडर्ड एज अमॉर्फस सॉलिड। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर देखने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट नोट करेंगे हम इसके आगे।
Second point, crystals can be generated by cooling liquid slowly and in controlled condition. The structure of crystal is dependent on these conditions. So, same substance can have different crystalline structure in different condition known as polymorphism. And these structures are known as polymorphs. So लिक्विड को अगर आप स्लोली कूल करो कंट्रोल्ड कंडीशन में तो आपको क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट मिलता है। कंडीशन आप चेंज करोगे कूलिंग का तो आपको अलग अलग सेम सब्सटेंस के अलग अलग तरीके के क्रिस्टल मिल सकते हैं। तो जब सेम सब्सटेंस के अलग अलग तरीके के क्रिस्टल मिलते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, और ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं पॉलीमॉर्फ्स। आयनिक सॉलिड में ये हम देख चुके हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और उसके एग्जांपल्स भी डील कर चुके हैं। देन एमॉर्फस के अंदर में लिखेंगे सेकंड पॉइंट, व्हेन अ लिक्विड is suddenly cooled, amorphous solid is formed. अगर आप सडनली कूल करोगे तो फिर अमॉर्फस सॉलिड मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल लिख लीजिए यहाँ पे, अमॉर्फस ग्लास। अमॉर्फस ग्लास है, जैसे ये सनलाइट में आएगी क्रिस्टलाइजेशन शुरू होता है तो स्लाइट क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, और इस स्लाइट क्रिस्टलाइजेशन की वजह से दिस रिजल्ट्स इन मिल्की अपीयरेंस। राइट, अमॉर्फस ग्लास जो होगा उस पर जब सनलाइट पड़ेगी तो क्रिस्टलाइजेशन शुरू होता है। पूरा क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, थोड़ा बहुत क्रिस्टलाइजेशन होता है, और इस वजह से एक मिल्की अपीयरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। पॉलीमॉर्फिज्म याद है आपको? पॉलीमॉर्फिज्म याद है? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल आप याद करिए। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और एग्जिस्ट करता है मार्बल के फॉर्म में भी। मार्बल और लाइमस्टोन में स्ट्रक्चर अलग अलग है, क्रिस्टल अलग अलग है, लेकिन दोनों में ही कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को कहते थे पॉलीमॉर्फिज्म। इसी तरीके से जिंक सल्फाइड के हमने दो पढ़े थे, जिंक ब्लेंड एंड वुरजाइट। जिंक ब्लेंड एंड वुरजाइट दो स्ट्रक्चर हमने पढ़े थे, दोनों में ही जिंक सल्फाइड है, लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग हो जाएगा अगर क्रिस्टल के अंदर में, तो उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और ये दो स्ट्रक्चर जो मैंने बताए वो उनको बोलेंगे अपन, जैसे जिंक सल्फाइड में वुरजाइट एंड जिंक ब्लेंड, दीज आर पॉलीमॉर्फ्स ऑफ जिंक सल्फाइड। नोट कर लिया यहाँ तक हमने। देन थर्ड पॉइंट लिखिए, जो हमारे आयनिक सॉलिड्स हैं, सॉरी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, उनके अंदर में आपको देखने को मिलेगा दैट देयर इज अ शार्प और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका अगर हम एक ग्राफिकली देखें, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर और एक्स एक्सिस पे टाइम। अगर मैं कोई सब्सटेंस को कूल कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं कूलिंग कर्व, कूल कर रहा हूँ मैं, तो टेम्परेचर जैसे जैसे घटता जाएगा एक पॉइंट के बाद ये दिखाई देगा आपको इस तरीके से, और उसके बाद फिर यहाँ चेंज। तो पहले लिक्विड था, लेट से हमारे पास यहाँ पे लिक्विड था, तो लिक्विड को कूल करना शुरू किया तो इस टाइम T1 टाइम पे लिक्विड फ्रीज होना शुरू हुआ एट दिस टेम्परेचर। अब यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, दैट इज लिक्विड भी है यहाँ पे, या लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे। फिर क्या हो रहा है, ये जो T2 पॉइंट है, T2 टाइम के बाद आप देखते हैं आपके पास सिर्फ सॉलिड बच जाता है, सॉलिड ओनली। इधर क्या था, लिक्विड ओनली, बीच में लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों होगा, लेकिन एट अ टेम्परेचर T, लेट दैट टेम्परेचर बी T, इस टेम्परेचर T जहाँ पे ये चेंज हो रहा है, इसको मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकते हो। तो इस मेल्टिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर पे आप देखते हैं दैट ट्रांजिशन हो गया और उसके बाद सॉलिड हो गया। जैसे आइस वाटर के लिए देखो, 1 2 3 4 5 डिग्री पे लिक्विड होगा, 0 डिग्री पे आओगे तो फिर
0 डिग्री के थोड़े से नीचे पहुंचोगे तो सॉलिड में कन्वर्ट है, 0 डिग्री पे आपको लिक्विड प्लस सॉलिड होगा। देयर इज अ शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहे यहाँ पे क्योंकि सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो देयर इज अ शार्प और फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जबकि जो एमॉर्फस होते हैं उनमें एक रेंज देखने को मिलता है हमें, एक पॉइंट पे मेल्ट नहीं होते ये, देयर इज अ रेंज, लिख लीजिए। दीज विल हैव अ रेंज ऑफ टेम्परेचर in which it melts. So if we draw the cooling curve, so temperature versus टाइम के कर्व में आप ये देखेंगे कि एट अ टाइम T1 टू T2 ट्रांजिशन हो रहा है। अब ऊपर जो था पॉइंट, यहाँ पे आपको सिर्फ लिक्विड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हो रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, T1 से T2 तक देयर इज अ लिक्विड प्लस सॉलिड, दैट इज ट्रांजिशन हो रहा है इसके अंदर में। और T2 पॉइंट के बाद आपको सिर्फ सॉलिड दिखाई दे रहा है। अब आप ध्यान दें अगर, तो T1 से T2 का ये वाला जो रेंज है टेम्परेचर का, इस रेंज में आपको ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में देयर वाज अ फिक्स्ड टेम्परेचर, उसके नीचे आपको सॉलिड और उसके ऊपर आपको लिक्विड मिलेगा। यहाँ पे लेकिन एक रेंज मिल जाएगा हमें। सो दे हैव अ रेंज ऑफ टेम्परेचर इन विच इट मेल्ट्स फॉर एमॉर्फस सॉलिड। आप ये बात कह रहे हो। देन फोर्थ पॉइंट लिखेंगे हम, फोर्थ पॉइंट इज एन आइसोट्रोपी। एन आइसोट्रोपिक होता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। एन आइसोट्रोपिक का मतलब होता है दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ऐसी जो प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे विल हैव डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर अलग अलग हो, अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसे कहते हैं हम एन आइसोट्रोपिक। ऐसे समझिए इसे, हुआ क्या कि आपके जो पार्टिकल्स थे उनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर था। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब देयर वाज अ फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो ये लेट से हमारा ये एक सॉलिड है जिसको मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, एक जैसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं अगर आप देखें, एक्स एक्सिस के अबाउट एंड वाई एक्सिस के अबाउट, और एक और तीसरा आप एक्सिस ले लीजिए ये वाला, तो आपको ये देखने को मिलेगा दैट द डिस्टेंस हियर, इफ दिस डिस्टेंस इज डी, और ये ऊपर से नीचे की तरफ डिस्टेंस भी डी है, तो ये जो डिस्टेंस है साइडवेज दैट विल बी डी डैश। और क्योंकि हर डायरेक्शन में एक जैसा डिस्टेंस आपको नहीं देखने को मिल रहा, इस वजह से आपको डिफरेंट प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी डिफरेंट डायरेक्शन में। डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जैसे एक एग्जांपल के लिए आप समझो, ग्रेफाइट का एग्जांपल याद करो। ये एनआइसोट्रोपिक में प्रॉपर्टी पहले भी बता चुका हूँ। ग्रेफाइट के एग्जांपल में अगर आप अलोंग द हेक्सागोनल रिंग जाओगे, हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है ग्रेफाइट के अंदर में, अलोंग द हेक्सागोनल रिंग अगर आप जाओगे सो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर आप इधर जा रहे हो तो गुड कंडक्टर है, और अगर आप परपेंडिकुलर जा रहे हो तो इट बिहेव्स एज अ सेमी कंडक्टर। सो ग्रेफाइट का प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है, वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग है। तो इसको आप कहोगे दैट दिस इज एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। अलग डायरेक्शन में अलग तरीके की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर में। ग्रेफाइट का कंडक्शन अगर हम देखें, कंडक्टर अगर आप देखो अलोंग द लेयर एंड परपेंडिकुलर टू द लेयर, दैट इज एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। देन
जो हमारे एमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो होते हैं आइसोट्रोपिक, दे आर आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है दैट सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन। और इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे रैंडम अरेंजमेंट होगा, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, इस वजह से आइसोट्रोपिक होते हैं, यानी हर डायरेक्शन में एक जैसी प्रॉपर्टी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हो अगर आप, तो हर तरफ एक जैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, चेंज नहीं हो जाएगा डायरेक्शन चेंज करने पे। ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। तो ये कुछ मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि मान लो इस तरीके से अरेंज है, बिकॉज पार्टिकल्स के बीच में कोई फिक्स तो था नहीं, तो रैंडमली मैंने अरेंज कर दिया। मान लीजिए ग्लास के अंदर में पार्टिकल्स मैंने इस तरीके से अरेंज किया, तो आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाओ तो आपको वही रैंडम अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, वाई एक्सिस के अबाउट जाओ तो भी रैंडम, 45 डिग्री पे जाओ तब भी आपको वही अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो आप कुल मिला के कह सकते हो सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, देन इट इज नोन एज आइसोट्रोपिक सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर डायरेक्शन में एक जैसा होगा, लेकिन अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप देखोगे तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड के अंदर में देखने को मिलेगा। ओके एक एग्जांपल करें। एग्जांपल आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, डायमंड हैज डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स in different direction, whereas glass has same refractive index in all direction. Okay, example. Classify the following as amorphous or crystalline solids: polyurethane, naphthalene, benzoic acid, teflon, potassium nitrate, cellophane, polyvinyl chloride, fiberglass, and copper. So we have to classify the following in amorphous and crystalline substance. सो अमॉर्फस सब्सटेंस वो होंगे जहाँ पे एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि पॉली यूरिथेन इज अमॉर्फस, नैप्थलीन, टेफ्लॉन, सेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड को पीवीसी कहते हैं, पीवीसी के पाइप्स आते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। देन ग्लास, फाइबर ग्लास है, फाइबर ग्लास यूज होता है इंटरनेट में ट्रांसमिशन के लिए सिग्नल्स के। देन क्रिस्टलाइन में हमारे पास बचे हुए जो भी हैं वो क्रिस्टलाइन के एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे कि बेंजोइक एसिड क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा लॉन्ग रेंज ऑर्डर के साथ, बेंजोइक एसिड। देन पोटेशियम नाइट्रेट एंड कॉपर, कॉपर मेटल है, मेटल में लॉन्ग रेंज ऑर्डर देखने को मिलेगा।
ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे। क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड in different categories based on the nature of intermolecular force operating in them. So on the basis of intermolecular force आपको classify करना है. So we have potassium sulfate. Second is benzene. Then third is tin. Fourth, urea. Fifth, ammonia. Sixth, water. या ice लिखना चाहिए मुझे. Ice. Seventh, zinc sulfate. Then eighth, graphite. Ninth, rubidium. Then 10th, argon. And 11th, silicon carbide. So we have to classify them on the basis of their intermolecular force of attraction. So potassium sulfate will be ionic. बेंजीन में एक बेंजीन दूसरे बेंजीन के बीच में वैन डर वाल फोर्स. सो दिस इज मॉलिकुलर सॉलिड. मॉलिकुलर सॉलिड है जिसमें नॉन पोलर होगा. नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. टिन मेटल 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 है, इसका मतलब ये मेटालिक बॉन्डिंग में आएगा. यूरिया, एक यूरिया और दूसरे यूरिया मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा होगा? मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यूरिया जो होता है वो होता है NH2CONH2. तो यहाँ पे आप देखते हैं डाइपोल डेवलप होगा, तो दिस विल बी अ पोलर मॉलिक्यूलर टाइप. अमोनिया, अगेन एक अमोनिया दूसरा अमोनिया के बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप का ये फोर्स इसके अंदर में देखने को मिलेगा. अगेन आइस के अंदर में भी मॉलिक्यूलर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस का. जिंक सल्फेट ZnSO4 is a ionic solid. Graphite, network, covalent, rubidium, metallic. argon कैसा आएगा? molecular, non-polar type. Then silicon carbide is again non-polar, is a network covalent solid. Very hard electrical insulator in solid as well as in molten state, and melts at extremely high temperature. What type of solid is it? मतलब कौन सी टाइप ऑफ सॉलिड है ये? जो सॉलिड ए है वो वेरी हार्ड है सॉलिड में. मॉल्टन स्टेट में क्या होता है कि इट मेल्ट्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर. उसमें भी ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है. तो किस टाइप ऑफ सॉलिड, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड होना चाहिए?
तो पहले तो ये कह रहा है इंसुलेटर, फिर कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट हाई है। तो इंसुलेटर और हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले दो थे, नेटवर्क और आयनिक। मेटालिक भी था हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वाला, बट दैट वाज कंडक्टर। हम इंसुलेटर की बात कर रहे हैं। अब आयनिक जो है वो सॉलिड में तो इंसुलेटर होता है, बट कंडक्टर इन मॉल्टेन हो जाता है। मॉल्टेन स्टेट में ये कंडक्ट करने लगता है, जबकि नेटवर्क जो है इंसुलेटर होगा इन मॉल्टेन ऑल्सो। ओके, सो व्हाट शुड बी द आंसर? इट शुड बी नेटवर्क। जैसे कि डायमंड हो सकता है, सिलिकॉन कार्बाइड हो सकता है, SiO2 हो सकता है, इस तरीके का। दैट विल बी द आंसर। क्वार्ट्स क्रिस्टल SiO2 के होते हैं। सो आंसर इज नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड। नेक्स्ट एग्जांपल, ionic solid conduct electricity in molten state but not in solid. Explain. आंसर लिखो इसका। Ionic solids are not good conductor in solid state but molten state में conduct करने लगते हैं, क्यों? तो होता ये है कि जैसे हम NaCl का एग्जाम्पल देखें तो आयंस तो NaCl में अवेलेबल हैं, तो आयंस अवेलेबल हैं, लेकिन ये आयंस जो हैं वो फिक्स्ड हैं, मूव नहीं कर सकते, तो कंडक्शन नहीं होगा। लेकिन जब आप NaCl को मेल्ट कर दोगे लिक्विड में, तो फिर आप ये देखोगे कि Na प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन फ्री हो चुके हैं, तो अब ये घूम सकते हैं। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद आयंस अवेलेबल हो गए जो कंडक्ट करा सकते हैं। इस वजह से आप ये देखेंगे कि जो भी आयनिक सॉलिड हैं वो सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होंगे, बट लिक्विड में या वाटर में डिजोल्व करने पे दे बिकम कंडक्टर। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, इन सॉलिड आयंस आर फिक्स्ड, hence cannot conduct electricity. However, in liquid, free ions are produced due to dissociation. Hence, can conduct electricity. ओके, यहाँ पे क्यों है ये इस तरीके का? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। जबकि लिक्विड में फोर्स टूट गया, आयंस फ्री हो गए और वो आयंस जो होंगे वही कंडक्ट करेंगे। अगर आपसे मैं पूछूं, क्वेश्चन है मेरे पास, जवाब बताइए, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स malleable and ductile? What type of solid are electrical conductors, malleable and ductile?
ऑब्वियसली बिल्कुल सही जवाब है, लिख लीजिए आंसर। इट इज मेटालिक सॉलिड। मेटालिक का स्पेलिंग मेरा हर बार गलत हो जाता है, मेटालिक सॉलिड। तो मेलेबल का मतलब होता है थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देना। आप पीट पीट के इसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दो तो इसको बोलते हैं मेलेबल। अगर आप थिन वायर्स में कन्वर्ट कर दोगे तो उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। तो बिकॉज मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं मेटालिक सॉलिड्स, इस वजह से वायर्स में इनको यूज किया जाता है कंडक्शन के लिए। हम ये जानते थे पहले से। अगर आपसे कोई पूछ ले दैट why is glass a super cooled liquid? Why is glass a super cooled liquid? क्यों ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हो आप? सो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। सो why is glass considered, करो यहाँ पे, why is glass considered a super cooled liquid? सो इसका आंसर ये है बिकॉज ग्लास जो है, आंसर बिकॉज ग्लास जो है इट इज अ अमॉर्फस सॉलिड, एंड अमॉर्फस सॉलिड को में हम देखते हैं हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो, और जो भी फ्लो करने वाला सब्सटेंस होगा उसको आप लिक्विड कंसिडर करके यहाँ पे चल रहे हो। हालांकि ये जो फ्लो करने की हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो बट वेरी स्लोली। जैसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक बहुत पुराना मिरर, बहुत पुराना विंडो है आपके पास लेट से, और विंडो में ग्लास लगी हुई है, जैसे 100 साल पुरानी बिल्डिंग है उसमें ग्लास लगी हुई है, तो आप ये देखेंगे कि ऊपर की सरफेस जो है वो ओल्ड ग्लास अगर ये है, इसमें देखेंगे ऊपर की सरफेस जो है वो पतली हो गई होगी और ये फ्लो होते होते नीचे आ गया होगा और नीचे की तरफ ऐसा ये थोड़ा थिक हो जाएगा। इसका मतलब ये ग्लास जो है ये फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ, लेकिन ये फ्लो करने का जो रेट है ये बहुत ही स्लो होता है, इसलिए सुपर कूल्ड लिक्विड कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख लेना, फॉर एग्जाम्पल वेरी ओल्ड glass windows become thin at top and thick at bottom. That is, glass flows down but very slowly. बहुत ही धीरे धीरे ग्लास नीचे की तरफ फ्लो कर रही है, लेकिन 100-200 साल में आप देखें कि वो थिकनेस ऊपर की कम हो गई और नीचे का थिकनेस बढ़ गया होगा। 100-200 साल नहीं, 10-20-30 साल पुराना भी अगर आपके पास कोई ग्लास का ऑब्जेक्ट है तो भी उसमें आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि ऊपर की तरफ थिकनेस कम होता जा रहा है और नीचे की तरफ थिकनेस बढ़ता चला जा रहा है। पर जितना नया होगा उतना ही कम देखने को, जितना पुराना है उतना ही आसानी से ये आपको देखने को मिल जाएगा ये प्रॉपर्टी। तो इस वजह से ये फ्लो करने की टेंडेंसी होती है अमॉर्फस सॉलिड्स में। ग्लास एक अमॉर्फस सॉलिड है तो इसके अंदर भी फ्लो करने की टेंडेंसी है, और इसका एक एग्जाम्पल हम ओल्ड ग्लास विंडोज या डोर्स में देख सकते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि अ सॉलिड हैज सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स in all direction, what type of solid is it? A solid has same refractive index in all direction.
व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट? तो सेम प्रॉपर्टी है एक हर तरफ, तो इसका मतलब आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक है इसका मतलब एमॉर्फस होगा, एमॉर्फस सॉलिड होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली ये एक ग्लास हो सकता है, हम ये कह सकते हैं।